दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में प्रतिदिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है, जिससे बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में फिर 1625 नए मरीज मिले हैं। जी हां, इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग ने दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में 1625 लोग नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब तक 31,691 हो गई है। इस तरीके से कोरोना बिहार में कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, जिससे राज्य में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सिर्फ पटना में 307 नए मरीज मिले हैं। यहां पर कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वहीं बिहार के गया में 119 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे यहां हरकंप मच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गया में एक दिन में इतने मरीज मिले हो। लॉकडाउन में जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, ये एक तस्वीर काफी है इसे बयां करने के लिए। जी हां, बिहार के सासाराम की 14 वर्षीय नंदिनी इन दिनों रिक्शा चला रही है। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो चुका है, ऐसे में अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी के लिए बेटी रिक्शा लेकर सड़क पर निकल चुके हैं। आपको बता दूं कि नंदिनी बोलिया की रहने वाली है, जो दूसरे के घरों में चूल्हा चौका और बर्तन मांजने का काम करती थी। इनके पिता रिक्शा चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने के भय से नंदिनी के पापा कहीं और मजदूरी करने चले गए। ऐसे में बेटी रिक्शा लेकर सड़क पर निकल आई ताकि कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाए। अब तो ये रोज का काम हो गया है। अब तो लड़की जानकर पुलिस भी परेशान नहीं करती है। नंदिनी को रिक्शा चलाता देखकर गरीबों की बेबसी और लाचारी साफ दिखती है। रिक्शे के पैडल तक भी उसके पांव ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन गरीबी की मार है कि उसे रिक्शा खींचने पर मजबूर होना पड़ा। नंदिनी कहती है कि कोरोना के कारण चूल्हा चौका का काम भी बंद है। ऐसे में अब रिक्शा ही सहारा बचा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने खुशखबरी दी है कि 1 से 2 महीनों के अंदर कोरोना की वैक्सीन मिलना शुरू हो सकता है। जी हां, ये वैक्सीन अपने ट्रायल के आखिरी चरण में है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि किसी भी वैक्सीन की उपलब्धता की अपेक्षा साल 2021 के प्रारंभिक महीनों से पहले नहीं की जा सकती है। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम हेड माइक रेयान ने कहा है कि हम इस बात का पूरा भरोसा कर रहे हैं कि वैक्सीन के वितरण में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ताकि संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके। बिहार के 10 जिलों की करीब 6,36,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं और 18,612 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया जिले के 55 प्रखंडों के 282 पंचायतों के करीब 6,36,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। वहां से सुरक्षित निकाले गए 18,612 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बागमती नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में, कमला बलान मधुबनी में, लाल बकिया पूर्वी चंपारण में, अधवारा सीतामढ़ी में, खिरोही दरभंगा में और महानंदा किशनगंज और पूर्णिया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वही बाढ़ को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह सरकार की जिम्मेवारी है कि बाढ़ पीड़ितों की आवास और भोजन की व्यवस्था करें और बाढ़ के कारण हुए उनके नुकसान को देखते हुए उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए थी। वही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिनके माता पिता के राज्य में 90 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत घोटाला हुआ हो, वे कुछ बाढ़ पीड़ितों को एक वक्त का भोजन कराते हुए फोटो खींचकर राजद राज के पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में विलुप्तीय प्राय डॉल्फिन बंदरा के टैपड़ी में मछुआरों के जाल में फंस गई। लोग उसे देखकर दंग रह गए। जी हां, थोड़ी ही देर में ग्रामीणों की भीड़ बूढ़ी गंडक के किनारे आ जुटी। लोग डॉल्फिन को हाथों में लेकर उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। कई ने सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। बाद में मछुआरों इस दुर्लभ जलीय जीव को लेकर अलग हट गए। लोगों ने बताया कि मछुआरे मछली मार रहे थे। उनकी जाल में वजनदार जीव फंसने पर नौका डगमगाने लगी। फिर सभी जाल को लेकर किनारे तक खींच लाए, जिसमें से डॉल्फिन निकली। हल्ला हुआ तो आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।
बिहार के अररिया जिले में स्वास्थ्य विभाग का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। जिस युवक का कोरोना के संक्रमण टेस्ट ही नहीं हुआ हो, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जी हां, उस युवक को आनंद फानन में फॉरबिसगंज आइसोलेशन सेंटर में भर्ती होना पड़ा। मामला अररिया सदर अस्पताल स्थित कोरोना जांच केंद्र का है। युवक के बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल 17 जुलाई को कुर्साकट्टा प्रखंड के कमलदह पंचायत के सोनपुर गाँव का रहने वाला एक युवक अपने मित्र के साथ कोरोना जाँच कराने अररिया सदर अस्पताल स्थित जांच केंद्र में आया था। युवक का दावा है कि उसका नाम वहां एंट्री भी हो गया, लेकिन जब जांच की बारी आई तो उसे बताया गया कि केमिकल खत्म हो गया है, आप दूसरे दिन आना। फिर भी वो युवक 2 घंटे तक वहां इंतजार किया। जब जांच नहीं हो सका तो वो अपने घर वापस आ गया। वायरल वीडियो में युवक का दावा है कि अस्पताल से लौटने के दूसरे दिन बारिश हो रही थी। इसलिए वो फिर से जांच कराने नहीं जा सका। लेकिन 19 जुलाई की रात को इस लड़के को जांच केंद्र से फोन आता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आपको लेने गाड़ी जाएगी, और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना नियमों में बदलाव किया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश को मैंने गंभीरता से लिया और सभी राज्य को आदेश दिया है कि वह सभी दिव्यांग को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। आपको बता दें कि अंत्योदय अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के तहत 10 लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों या फिर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2 साल तक जेल हो सकती है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने झारखंड का नया लोगो जारी करने का फैसला किया है। झारखंड सरकार का नया लोगो 15 अगस्त से एक साथ पूरे राज्य में इस्तेमाल होने लगेगा। साथ ही कहा है कि सीबीएसई और जेक के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार में किसानों का अब बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार किसानों को कई तरह से लाभ देने के बारे में सोच रही है। अब बिहार सरकार ने किसानों को फसल सहायता योजना के तहत बड़ी मदद करने जा रही है, जिसके तहत आपको जरूर लाभ उठाना चाहिए। फसल सहायता योजना के अंतर्गत जिन किसानों का फसल किसी कारणवश खराब या फिर नष्ट हो जाता हो तो सरकार के तरफ से उसे आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उसे कोई भी तकलीफ ना हो सके। अगर किसी आपदा में 10% फसल बर्बाद होते हैं तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये मिलता है। वहीं अगर फसल 20% बर्बाद हो जाता है तो किसानों को 10,000 रुपये मिलता है। जी हाँ, सरकार इस रकम को सीधे किसानों के खाते में डालती है। योजना का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने पुणे में कहा है कि शिलान्यास समारोह में 150 आमंत्रितों सहित 200 से अधिक लोग शामिल नहीं होने वाले हैं। कोरोना से जंग लड़ रहे पटना एम्स की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने गुरुवार को हड़ताल कर दिया है। इस हड़ताल में लगभग 400 नर्सिंग स्टाफ हैं। हड़ताल कर रहे नर्सिंग स्टाफ की कई मांगे हैं, जिनमें वेतन वृद्धि के साथ साथ अस्थायी स्टाफ की तरह सुविधा की मांग भी शामिल है। सभी नर्सिंग स्टाफ एम्स के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए हैं और अपना काम बंद कर दिया। हड़ताल करने वाले कर्मचारी यहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पिछले कई सालों से कार्यरत हैं, यानी कि काम कर रहे थे। एम्स की शुरुआत जब हुई तब से लेकर आज तक ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर एम्स में सहयोग और अपनी भागीदारी दे रहे हैं। बिहार में कोरोना के चलते कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि लोगों की किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। बिहार में लगातार कोरोना का संकट घिरता ही जा रहा है, जिससे आम पब्लिक भी काफी परेशान हो गई है। बिहार सरकार ने इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए कई सारे फैसले में बदलाव किया है, जिनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। अब होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों पर लगातार नजर बनी रहेगी। किसी तरह की जरूरत पड़ने पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी। मास्क पहनने पर जोर दिया गया है और सख्ती बरती जा रही है, ताकि लोगों को इसकी आदत लग जाए। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि राज्य में एंटीजन किट की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूर्ण व्यवस्था की जाए।
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अब बीजेपी सांसद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, प्रदेश में कानून राज को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पुलिस की कार्यशैली को ही लापरवाह बता दिया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में घटी आपराधिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए रीता बहुगुणा ने कहा है कि पुलिस की लापरवाही बढ़ने से प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने कबूल किया है कि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि कानून व्यवस्था को भी खुली चुनौती दी जा रही है। बिहार के भागलपुर जिले की कोरोना संक्रमित कमिश्नर वंदना किन्नी की हालत गंभीर हो गई है। इसी के चलते उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं इससे पहले उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था। कमिश्नर के सचिव अमरनाथ साहा ने बताया कि सांस लेने में कुछ परेशानी की शिकायत के बाद कमिश्नर को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजने का निर्णय लिया गया है। कुछ दिन पहले उन्हें कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार पॉजिटिव पाए गए थे। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई भागों में मानसून सक्रिय हैं और इसी वजह से बिहार के तटवर्ती क्षेत्र में मध्य दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। पटना में गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आर्द्रता अधिक होने से कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और भभुआ में ग्रीन अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे के दौरान आंधी तूफान के साथ हल्की और मध्य दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में 26 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार हैं। जहां बारिश नहीं होगी वहां भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और इससे उमस भरी गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में प्रेशर और पूर्वी भारत में हवा के निम्न दबाव से देश के कई भागों में मानसून सक्रिय हैं। इसकी वजह से बिहार के तटवर्ती क्षेत्र में मध्य दर्जे की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। पटना, गया, नालंदा और शेखपुरा में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 जुलाई से 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले का विरोध करते हुए भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि फैसला एक तरफा है और इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय लॉकडाउन करने के फैसले में मैं घोर निंदा करता हूं और इस पर मैं आंदोलन करूंगा। इस लॉकडाउन से राखी और कुर्बानी दोनों त्योहार प्रभावित होंगे और मध्य प्रदेश में कुर्बानी हर हाल में होगी। ये हिटलरशाही है। फैसले पर नाराजगी जताते हुए कुर्बानी को रोकने का जो प्रयास गृह मंत्री ने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। यह फैसला गैर लोकतांत्रिक है। मैं सभी से अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के इस फैसले की जमकर मुखालिफत करें। इंडियन रेलवे ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर बड़ा सुधार करने जा रहा है। इसके लिए रेलवे जीरो बेस्ट टाइम टेबल तैयार कर रहा है, जो अब बहुत ही जल्द सामने आ सकता है। हालांकि कोरोना के उपजे हालात के बाद ही ये लागू होगा और जब तक कोरोना का खौफ बना रहेगा, रेलवे की तरफ से मुसाफिरों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जाएगी। आमतौर पर रेलवे का नया टाइम टेबल जुलाई से अगले साल जून तक लागू होता है। फिर मौसम और ट्रेनों की संख्या में हुए बदलाव के साथ नया टाइम टेबल लागू होगा। लेकिन कई बार हालात के मुताबिक टाइम टेबल लागू होने के पीरियड में बदलाव भी होता है। कोरोना से जंग जीतने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल खुद मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष खुद पीपीई किट पहनकर मरीजों को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वे अस्पताल में भर्ती एक एक मरीजों का हालचाल जाना। दरअसल बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद पॉजिटिव हो गए थे। वे पटना एम्स में भर्ती थे। एम्स से छुट्टी मिलने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बेतिया पहुंचे। बेतिया पहुंचने के बाद पेशे से चिकित्सक और स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल खुद पीपीई किट पहनकर बेतिया मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। इसके बाद वे कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर संजय जायसवाल ने खुद तस्वीर शेयर करके इस बात की जानकारी दी। दोस्तों, बिहार के बारे में आपको 6 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ ना तो कोई बड़ी कंपनी है और ना ही यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी है। लेकिन आज हम आपको बिहार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आपकी आंखें खुली रह जाएगी तथा आपको एक बिहारी होने पर गर्व होगा। जी हाँ, तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। बिहार सिर्फ नाम ही काफी है देश दुनिया में। नंबर एक रिपोर्ट की माने तो देश में आईएएस कैडर का हर 10वां आदमी बिहार से है। नंबर 2, देश भर में कुल 4,926 आईएएस अधिकारी में 462 अकेले बिहार से हैं। ये आंकड़ा 2017 तक है। नंबर 3, उत्तर बिहार के बाद सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार के लोग बनते हैं। नंबर 4, केंद्र सरकार में 52 विभाग है, जिनमें से 7 विभाग के सचिव बिहार के आईएएस अधिकारी हैं। नंबर 5, मिली जानकारी के मुताबिक 1972 से 2016 तक यूपीएससी में सबसे ज्यादा टॉपर्स बिहार उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप
रूप से पहले स्थान पर है। जी हाँ, नंबर 6 बिहार से 1987 में आमिर सुबहानी, 1988 में प्रशांत कुमार, 1996 में सुनील कुमार बरनवाल, 1997 देवेश कुमार और 2001 आलोक रंजन झा ने यूपीएससी टॉप किया था और ये लोग आईएएस ऑफिसर बने थे। कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री पटना के डाकघरों में शुरू हो गई है। जीपीओ के साथ ही राजधानी में बांकीपुर, लोहिया नगर और पटना सिटी डाकघर में बुधवार को फेस मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री शुरू हो गई है। अगले सप्ताह से राज्य के 54 अन्य डाकघरों से इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी। डाकघर में 3 लेयर का मास्क 25 से 250 रुपए के बीच में उपलब्ध होगा। सैनिटाइजर की कीमत 50 रुपए से शुरू है। 5 लीटर पैकिंग में ये 23 रुपये तक में उपलब्ध है। डाकघरों में आयुर्वेदिक काढ़ा भी उपलब्ध है। सारा सामान खादी ग्रामोद्योग से बना होगा। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मुलाकात की है। दिल्ली में अहमद पटेल के घर हुई इस मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने दावा किया है कि जल्द ही बिहार में विपक्षी महागठबंधन के बीच सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात के दौरान बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारियों पर चर्चा हुई। अहमद पटेल से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने दावा किया है कि जल्द ही महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और तालमेल के बारे में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। दरअसल महागठबंधन में असली लड़ाई सीटों के बंटवारे को लेकर ही है, क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मानना ही होगा। लेकिन सीटों का पेच ही महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। जदयू के राष्ट्रीय संगठन महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में न केवल बिहार का बजट 23,800 करोड़ से 2,11,000 करोड़ रुपए हो गया है, बल्कि बिहार के जीडीएसपी 2005 से पहले जो ऋण 56% से ज्यादा था वह भी घटकर 32% हो गया है। यह नीतीश कुमार के वित्तीय प्रबंधन के कारण ही संभव हुआ है। हम सबके नेता ने बिहार की बेहतरी के लिए हर संभावनाओं पर काम किया है। उन्हीं के प्रयासों से मैथिली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो पाई है। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिला में 70 घाट महासेतु के अप्रोच रोड के टूटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी तरह जादवपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच पथ में अचानक से दरार आ गया है। गंडक नदी के तेज बहाव की वजह से इस अप्रोच पथ में दरार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से गोपालगंज से बेतिया जोड़ने वाले इस महासेतु पर परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। नेपाल में हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ा और फिर गंडक नदी ने विकराल रूप लेते हुए बिहार के गोपालगंज, मोतिहारी समेत कई जिलों में अपना कोहराम बरपाना शुरू कर दिया। गोपालगंज में खास तौर पर गंडक नदी हर साल भारी तबाही मचा रही है। बाढ़ की चपेट में आने पर सदर प्रखंड के कई गाँव पहले ही गंडक में विलीन हो चुके हैं। इस साल भी सदर प्रखंड के खाप मखदूमपुर पंचायत वार्ड नंबर 12 अब पूरी तरीके से गंडक नदी में समाने की स्थिति में आ चुके हैं। दरअसल यहाँ गंडक का विकराल रूप जारी है। जिला प्रशासन के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में गोपालगंज में गंडक नदी में करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव है। इतना पानी हाल के दिनों में गंडक में पहली बार आया है। गंडक के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव की वजह से सदर प्रखंड के खाप मखदूमपुर का वार्ड नंबर 12 के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गए हैं। अभी भी करीब 50 से 60 घर या यूं कहें कि झोपड़ियां बची हुई है। उन्हें बचाने के लिए ग्रामीण जद्दोजहद कर रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।